मौलाना फजलुर रहमान साहब ने रात गए एक मुलाकात की है सहाफ़ियों के साथ रमज़ानुल मुबारक में, और उन्होंने वाज़ेह तौर पर ये कहा है कि ज़रदारी साहब हों या शहबाज शरीफ साहब हों या मोहसिन नकवी हो, ये तीनों सरकार, ज़रदारी सरकार, शहबाज सरकार और नकवी सरकार, तीनों ही नाजायज़ हैं और ये नाजायज़ हुक्मरान हैं और इनको घर जाना चाहिए। ये सारे का सारा निज़ाम भी जाली है, इलेक्शन भी चोरी शुदा है। इसलिए उन्होंने कहा कि मैंने अपनी मजलिस से आमला का इजलास बुला लिया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनकी बातचीत चल रही है और दीगर अपोजिशन जमातों के साथ भी बातचीत चल रही है। तो ईद के बाद जो है वो कहते हैं कि हम अपना एक फ़ाइनल डिसीजन करेंगे कि हमने तहरीक की तरफ जाना है, लिहाजा आहिस्ता आहिस्ता जो मामलात हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी जानिब जो आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने की बात की जा रही है, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुकम्मल तौर पर दो टोक अंदाज में कहा है कि इमरान खान साहब अगर उसमें होंगे तो हम आएंगे, अदरवाइज़ हम नहीं आएंगे। तो उसको उस पर काउंटर नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है। मुस्लिम लीग नवाज़ के वज़रा ख़ासतौर पर ख्वाजा साहब भरपूर तरीके से लगे हुए हैं कि जनाब ये क्या बात हुई कि इमरान खान हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आएगी वरना नहीं आएगी। तो मैं भी यही कहूँगा कि इसमें एक बात जहन में रखिएगा कि ये बिल्कुल संजीदा नहीं है, इनकी प्रायोरिटी बिल्कुल भी ये नहीं है कि इन्होंने पाकिस्तान के मसाइल ठीक करने हैं, बल्कि जो ख़ुद नाजायज़ हों, फॉर्म 47 की पैदावार हों, रजीम चेंज ऑपरेशन के नतीजे में आए हुए बरसर इक़्तिदार, एक साइफ़र के नतीजे में बरसर इक़्तिदार आए हों, तो उनसे क्या खैर की तवक्को की जा सकती है, क्योंकि इस वक्त भी पाकिस्तान को जो ख़तरात लाहक हैं उस पे इनकी तवज्जो ना होने के बराबर है। उसकी वजह यह है कि जाफ़र एक्सप्रेस का इतना बड़ा हादसा हो गया और इतना बड़ा दहशतगर्दी का वाक़या हो गया, उसके बाद तकरीबन 36 घंटों में दर्जन से ज़्यादा दहशतगर्दी के वाक़यात हो चुके हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस पे हर रोज़ हमले हो रहे हैं। हमारा कोई बॉर्डर भी महफूज नहीं है। अभी तक ख्वाजा आसिफ साहब जो कि वज़ीर दिफ़ा हैं, फॉर्म 47 के ही सही लेकिन वज़ीर दिफ़ा हैं, उन्होंने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, एक भी जनाजा नहीं पढ़ा और ना वो कोयटा गए और ना ही पाकिस्तान इधर इस्लामाबाद में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और यहाँ तक कि मैं आपको एक रिपोर्ट आपको बताऊँगा, अभी आगे जाके दिखाता हूँ कि जो आए हैं, जो लाशें लेके आए हैं, जो शुहदा हैं इस वाक़े के, उनको दफनाया जा रहा है, वो किस तरीके से मुश्किलात का शिकार हैं। और 2 लाख रुपया, एक साहब ने बताया कि 2 लाख रुपया खर्च करके वो अपने प्यारे की डेड बॉडी लेकर अपने गांव तक पहुंचे हैं और हुकूमत ने उनकी कोई मदद नहीं की। यहाँ तक ये सिचुएशन है। लेकिन इस पे दहशतगर्दी के जितने भी वाक़यात हो रहे हैं उस पे पॉलिटिकल एजेंडा, पॉलिटिकल नैरेटिव, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ये अरूज पे है और सारे का सारा मलबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे, सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे, सहाफ़ियों पे डालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। दूसरी जानिब क्योंकि जो ख़तरात लाहक हैं पाकिस्तान को वो हैं, पाकिस्तान अमेरिका जो है वो पाबंदियाँ, मज़ीद पाबंदियाँ आयद करने जा रहा है और अब ये बात क्लियर हो चुकी है कि वीज़ा पाबंदियों का शिकार हो रहा है पाकिस्तान और पाकिस्तान को ऑरेंज कैटेगरी में रखा जा रहा है, जिसका मतलब है कि वीज़े जो हैं वो रिस्ट्रिक्टेड होंगे और मशरूत होंगे और जो एक फ्री कंट्री और एक फ्रेंड कंट्री के साथ रवैया है वो नहीं है अमेरिका का पाकिस्तान के साथ, ट्रंप इंतज़ामिया का शहबाज इंतज़ामिया के साथ ऐसी कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं है। दूसरी जानिब जो कल वाक़या हुआ, हाफिज़ सईद साहब महफूज हैं और एक वाक़या हुआ है दहशतगर्दी का, और इंडिया जो है, इंडियन एजेंसी जो है वो पाकिस्तान के अंदर न सिर्फ कार्रवाइयाँ कर रही है और कत्ल हो रहे हैं लोग, बल्कि वो उसको क्लेम भी कर रही है, दावा भी कर रही है और अलग कह रही है कि ये कार्रवाइयाँ हम कर रहे हैं। और इस वक्त ख्वाजा आसिफ साहब हों या वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब हों या डार साहब हों, किसी ने भी अभी तक, शहबाज शरीफ साहब हों,
कोई एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की और स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने ना भारत की मजम्मत की, ना अफ़गानिस्तान की मजम्मत की, किसी का नाम उन्होंने नहीं लिया। और इसमें कुछ और ममालिक भी मुलव्वस हैं और उन ममालिक का नाम भी नहीं लिया जा रहा। तो ये है इनकी पैसिवनेस। एक तरफ ये सूरत हाल है, दूसरी जानिब दानिश यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है जी। और दानिश यूनिवर्सिटी किन पैसों से बनाई जा रही है? 190 मिलियन पाउंड जो कि पाकिस्तान ने रिकवर किए, इमरान खान की गवर्नमेंट में रिकवर हुए और इंग्लैंड से पाकिस्तान पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में रखे गए और मुनाफे के साथ 12 अरब रुपया 10-12 अरब रुपया मुनाफे के साथ वो फेडरल गवर्नमेंट को मिल चुके हैं। और अब उसकी यूनिवर्सिटी बनाने की बात की जा रही है और उसको खर्च किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि ये कोई 54-60 अरब रुपया से ज़्यादा की रकम है और इसको ये जो बता रहे हैं कि जी हम इसको दानिश यूनिवर्सिटी बनाएंगे, MIT बनाएंगे और जामिया होगी और इसको बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा। तो ये सारे का सारा पैसा किकबैक्स की सूरत में आधे से ज़्यादा पैसा इनकी जेबों में आएगा। इसलिए इस पे ज़रा नज़र रखें। और एक तरफ जो पैसा लेके आया बाहर से इमरान खान, उसको जेल में डाला हुआ है। उनको और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को इस मुकदमे में सज़ा दिलवाई हुई है। पैसा इस वक्त गवर्नमेंट के पास है, पहले सुप्रीम कोर्ट के पास था, फिर गवर्नमेंट के पास आया और अब उन्हीं पैसों को इस्तेमाल में लाने की कोशिश की जा रही है। याहिया अफरीदी साहब का शुक्रिया अदा किया गया है, काजी फायद ईसा साहब का शुक्रिया अदा किया गया है, लेकिन आगे भी जाके पूछ लेना चाहिए जो इलेक्शन चोरी हुआ है वो किसका शुक्रिया अदा करना है, जो मैंडेट चोरी किया गया वो किसका शुक्रिया अदा करना है। तो ये सूरत हाल चल रही है। अब आपको मैं एक ऐसी खबर, एक ऐसी रिपोर्ट बताना चाहता हूँ कि जिसके बाद यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और ये BBC की खबर है जी, BBC की रिपोर्ट है और हैरत अंगेज़ तौर पर बहुत ही अफसोसनाक है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि कमज़ोर दिल जो हैं और ख़ास तौर पे बच्चे, और वो इस रिपोर्ट से दूर ही रहें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इस रिपोर्ट में काफ़ी तकलीफ़देह बातें बयान की गई हैं। और ख़ास तौर पे एक सहाफ़ियों का एक विज़िट हुआ है जी और सहाफ़ी गए हैं जाए वक़ूआ पे, जहाँ पे जो ट्रेन है वो हादसा हुआ था जाफ़र एक्सप्रेस को, जहाँ दहशतगर्दी का शिकार हुई थी। तो उसमें उन्होंने कहा जी कि हमले के दूसरे रोज़ क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद पहले मरहले में ज़ख्मी होने वाले मुसाफिरों को रेस्क्यू करने का सिलसिला शुरू किया गया था। और अब वहाँ पे जो जाए वक़ूआ पर सिक्योरिटी अहलकार पहुँचे हैं तो रज़ाकारों से उन्होंने मोबाइल फ़ोन भी ले लिए और उन्होंने कहा कि फ़ोन आप नहीं ले जा सकते जाए वक़ूआ पर। और हमले के मुकाम पर सबसे पहले पहुँचने वाले लोगों में शामिल एक रज़ाकार ने BBC को बताया कि मच से उनको मालगाड़ी के ज़रिए जाए वक़ूआ तक पहुँचाया गया ताकि ज़ख्मियों को निकाला जा सके। रज़ाकार के मुताबिक जाफ़र एक्सप्रेस की 3-4 बोगियों के सिवा बाकी तमाम बोगियों में लाशें पड़ी थीं। रज़ाकार ने बताया कि जाए वक़ूआ पर पहुंचने से पहले सिक्योरिटी अहलकारों ने रज़ाकारों से उनके मोबाइल फ़ोन ले लिए थे ताकि वहां तस्वीर या वीडियो न बन सकें। रज़ाकार के मुताबिक जाफ़र एक्सप्रेस की 3-4 बोगियों के सिवा बाकी तमाम बोगियों में लाशें ही लाशें मौजूद थीं। और उन्होंने कहा कि वो दिन की रोशनी के ख़ात्मे से पहले ट्रेन से ज़ख्मियों को मुंतकिल करना चाहते थे, इसलिए उनके लिए लाशों की गिनती करना मुमकिन नहीं था। ये है मामले की शिद्दत और ये है दहशतगर्दी की शिद्दत के किस हद तक वहाँ पे कत्लेआम किया गया। इसलिए जनाब अभी तक जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो रिपोर्ट्स ऐसी हैं कि मैच नहीं कर रही जो DDISPR ने और सरफराज बुगटी साहब ने बताया, उससे बिल्कुल ये हालत मैच नहीं कर रही। हमले के मुकाम पर मीडिया के नुमाइंदों को ब्रीफिंग देते हुए कमांडर सिब्बी स्काउट्स ब्रिगेडियर उमर अल्ताफ़ ने बताया कि 11 मार्च को दिन 1 बजे हमारी चेक पोस्ट को निशाना बनाया गया। FC चेक पोस्ट पर हमले के साथ ही ट्रैक पर भी हम धमाका किया गया
ताकहम इसके बावजूद भी एफसी ने काफ़ी देर तक अस्करियत पसंदों को एंगेज किए रखा। और ये इस खबर की जो मुकम्मल ख़बर है वो मैं पहले भी बीबीसी एक रिपोर्ट कर चुका है, जो मुसाफिर बच के आए थे, और वॉइस ऑफ अमेरिका ने भी। तो उसमें उन्होंने ये सारी जो बात कही थी, जो ये बात बताई जा रही है, उन्होंने कहा था कि जो मौजूद थे ट्रेन के अंदर 5-7 एहलकार, और वो मुकाबला करते रहे और उनके पास सिर्फ 60 गोलियां थीं, जो कि उन्होंने बड़े मोहतात तरीके से इस्तेमाल की। और वो जब ख़त्म हो गई तो उसके बाद फिर शिद्दत पसंदों ने, BLA वालों ने आके कंट्रोल हासिल कर लिया। उसके बाद ही एक और ख़बर है कि सहाफ़ियों के ग्रुप में शामिल इरफान सईद कहते हैं कि ट्रेन की बोगियों पर भारी असले की गोलियों के निशानात भी मौजूद थे, और उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई मुकम्मल होने तक जो मुसाफिर वहां मौजूद थे वो अपना सामान साथ ले गए थे, जबकि जो मुसाफिर पहले निकले थे उनका सामान अभी भी बोगियों के अंदर पड़ा हुआ है। और शहजादा जुल्फ़कार ने बताया कि बाद सहाफ़ियों ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि वो बोगियों के अंदर जाना चाहते हैं, लेकिन सिक्योरिटी एहलकारों ने उनको बोगियों के अंदर नहीं जाने दिया, और हमें बताया गया कि लोगों का कीमती सामान और दीगर अशिया इन बोगियों में मौजूद हैं, और सिक्योरिटी एहलकार चाहते हैं कि वो बहिफाजत इस सामान को रेलवे हुकाम तक ले जाएं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो जर्नलिस्ट गए थे उन बेचारों ने उन सामान का क्या करना था? वो तो अंदर ऑब्ज़र्व करना था उन्होंने, लेकिन अंदर के जो हालात थे वो ऐसे नहीं थे कि सहाफ़ियों को यहाँ तक के वो सहाफ़ी भी या ज़ाहिर सेलेक्टिव थे, लेकिन उन सहाफ़ियों पे भी इनको एतबार नहीं था कि वो अंदर जाएंगे, अंदर जाके बोगियों के अंदर की सूरत हाल देखेंगे और वहाँ पे खून ही खून है तो बाहर आके रिपोर्ट करेंगे। लिहाजा उनको अंदर नहीं जाने दिया गया, उनको बाहर ही रखा गया। इरफान सईद कहते हैं कि हमले का निशान बनने वाली ट्रेन में बड़ी तादाद में मुसाफिर सफ़र कर रहे थे। ये उसके बाद ही सामान अंदर बिखरा पड़ा है। बोगियों में खून और खून आलूद कपड़े भी मौजूद थे। शहजादा जुल्फ़कार ने ही बताया कि बोगियों के अंदर खून बहुत ज़्यादा था, जबकि वहाँ खून आलूद कपड़े भी पड़े हुए थे, और उनका कहना था कि वहाँ इस्तेमाल शुदा कपड़े भी फटे हुए पड़े थे, जिससे इस बात का अंदाज़ा है कि बाज़ ज़ख्मियों ने शायद अपना खून रोकने के लिए इनको फाड़ दिया होगा। और ट्रेन के करीब बदबू भी बहुत ज़्यादा थी, जो कि शायद वहाँ लाशों की देर तक मौजूदगी के सबब फैली हुई थी। ये सूरत हाल वहाँ पे मौजूद है। और फिर ये कि रॉकेट लॉन्चर वहाँ पे मौजूद थे, और रॉकेट लॉन्चर के गैर इस्तेमाल शुदा फ्यूज़ भी वहाँ पड़े हुए थे, जबकि वहाँ इस्तेमाल ना होने वाली गोलियाँ भी पड़ी हुई थीं। और उनका कहना यह था कि ट्रेन के नीचे पानी के बोतल और टोपियाँ वगैरह भी पड़ी हुई थीं, जिनके बारे में सिक्योरिटी हुकाम ने बताया कि वो हमला आवरों की थीं, जिनमें से 2 को सिक्योरिटी फोर्सेस के कमांडरों ने ट्रेन के नीचे हमला करके हलाक किया, जबकि 3 को ट्रेन की बोगियों से अंदर मार दिया गया था। ये सिचुएशन इस वक्त भी मौजूद है। और फिर ये कि ट्रेन के इंजन को भी गोलियों से निशाना बनाया गया, और ट्रेन की विंड स्क्रीन का भी एक हिस्सा मुकम्मल तौर पर टूट गया, और जबकि इसके दूसरे हिस्से पर गोलियों के निशानात थे। ये सारी सिचुएशन जो है सहाफ़ियों ने देखी, लेकिन सहाफ़ियों को आज़ादाना तरीके से वहाँ पे अपना काम नहीं करने दिया गया।